Yesterday we have seen till demographic pattern. So then we have to see the need assessment. What is the type of health needed, whether it is preventive, curative, rehabilitative, general care, or specialized care. So that we have to see. Once that is seen, we are going to plan our hospitals accordingly. So are we looking forward to for some vulnerable group this hospital project? If we are looking forward to some vulnerable groups like old aged children, women, specified disease group like cancer, cardiology, neurology, spine, brain. So that's what we look for the need assessment. Apart from that, we look forward to the economic status and the source of earning. We have to look forward to economic status of that particular area, whether the patients are capable of purchasing the healthcare or not, or what are the sources of earning of the nearby areas. Because usually a hospital is being catered by the people nearby it. Extent of utilization of present healthcare facilities. So we have to see the extent of utilization that whatever जो भी आसपास के में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी क्लिनिक्स हैं, जो भी लेबोरेटरीज हैं, जो भी इमेजिंग सेंटर्स हैं, उनकी क्या यूटिलाइजेशन, क्या वो वाकई में मतलब यूज किए जा रहे हैं? अगर हाँ तो देन वी हैव टू सी इट अकॉर्डिंगली. Level of leadership and motivation among people. So level of leadership that means कि जो लोग हॉस्पिटल को लीड करने वाले हैं, क्या वो केपेबल लीडर्स हैं? ठीक है, क्या वो अपने लोगों को मोटिवेट करके रख सकते हैं? क्या वो अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को समझते हैं? क्या वो एम्प्लॉयज जो हॉस्पिटल में मतलब उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे, क्या वो क्या वो जुड़ के रहेंगे? ठीक है, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक के रहेंगे? So that we all have to see. Now moving on, housing and education facility for hospital staff family. This has become a very grave problem. जो रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल्स नहीं चल पाते उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैन पावर. मैन पावर क्या करती है? मैन पावर एक्चुअल में क्योंकि वहां पर आसपास रिमोट एरियाज में उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसी फैसिलिटी के ना मिलने के चक्कर में वो हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं करते हैं या नहीं टिक पाते हैं. तो ऐसे केस में क्या होता है कि आसपास कोई मॉल्स हो, अच्छे स्कूल्स हो, ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी हो, तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ज्वाइन कर लेते हैं. एंड दे डू गुड बिकॉज दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एसोसिएटेड विद अस. सो आई ट्राई टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. जैसे नोएडा में एक जेपी विस्टाउन है. जेपी विस्टाउन के अंदर पूरा विस्टाउन है वो, वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है, वहां पर एक जेपी हॉस्पिटल भी है, वहां पर डीपीएस स्कूल भी है, आर के पुरम स्कूल भी है, वहां पे 3-4 मॉल्स भी हैं आसपास में, ठीक है. तो वो क्या हो गया, कंप्लीट टाउनशिप हो गया, कंप्लीट टाउनशिप हो गया, जहाँ पे कि हॉस्पिटल भी है, अच्छे बड़े स्कूल्स भी हैं, इनफैक्ट वहां पर कॉलेजेस भी हैं, एक दो कॉलेजेस भी हैं जेपी विस्टाउन के अंदर. और अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर वो भी है, वहां पे वहां पर और भी क्या बोलते हैं, मॉल्स भी हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल भी है, सिक्योरिटी भी है, इवन पुलिस स्टेशन भी है पास में, ठीक है, और बहुत सारे कॉरपोरेट्स के वहां पर वो भी हैं, मतलब कॉरपोरेट्स भी हैं. तो इससे क्या होता है कि एक टोटल कंप्लीट एनवायरनमेंट मिल जाता है. अब क्या होता है, पूरी ऐसी टाउनशिप को डेवलप करना इतना आसान नहीं है. एज अ कॉन्सेप्ट इफ यू आस्क मी, जेपी विस्टाउन is one of the best examples of this complete thing. But eventually there were some political things happened जिसकी वजह से
वजह से प्रॉपर्ली क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बट यस आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू ग्रो। सो बेड प्लानिंग कितने बेड्स का हॉस्पिटल बनाना है, तो कैसे किया जाता है? पॉपुलेशन इज इक्वल टू ए इंटू एस, 100/365 इंटू पी। मतलब ए इज द नंबर ऑफ पेशेंट एडमिशंस पर थाउजेंड population per year. S is the average length of stay, that is ALOS. PO is percentage occupancy. So that's how we calculate the bed planning. How do we do the site selection? पहली बात तो ये है कि सफिशिएंट लैंड होनी चाहिए, जिस तरह का हम हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, कि कितना, अब कितने लैंड होनी चाहिए, तो लगभग जैसे 25 बेड्स के लिए 5 एकड़ तक की लैंड ठीक है, 100 बेड के लिए 15 एकड़ की लैंड ठीक है, 200 बेड्स के लिए 25 एकड़ तक की लैंड ठीक है, 500 के लिए 50 एकड़ की, 750 के लिए 80 एकड़ की, 1000 बेड के लिए 100 एकड़ जमीन अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए होती है। मस्ट हैव गुड अप्रोचिंग रोड, दैट मीन्स मेन जो रोड है उससे उसकी अप्रोचेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो अंदर घुस के कहीं हॉस्पिटल हो, क्योंकि ऐसे को लोग एक्सेस आसानी से नहीं कर पाते। मेन रोड पे हमेशा होना चाहिए। अब जिस सॉइल पे कंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है, वो सॉइल जो है सूटेबल होनी चाहिए। सूटेबल मतलब कैसे होनी चाहिए, मतलब वो लैंड होनी चाहिए, लैंड फिल एरिया नहीं होना चाहिए। तो लैंड फिल एरिया क्या होता है? कई जगह क्या होता है, जैसे क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ नाले टाइप्स होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब तालाब टाइप्स होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं लोग, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भर के उसे वो फ्लैट बना, चाहे वो कितना भी फ्लैट बन जाए, वो एक टाइम के बाद में धंसना ही है। ठीक है, ऐसी इसी को बोलते हैं लैंडफिल एरिया। ऐसे एरियाज आर अनसुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो एकदम से नीचे गिर सकते। ठीक है, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, सब सॉइल वाटर मिनरल लेवल ये चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही पानी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने बहुत सारे पर्पसेस में यूज करेंगे। एक्सेसिबिलिटी टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लाइंस, 2 मिनट प्लीज। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आसपास का, जैसे मेट्रो हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर या फिर जैसे आपका बस सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि
इस पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों को अगर कम्युनिकेशन वाइज वो बहुत आसान पड़ता है, तो 2 लोगों के लिए आसान है। एक स्टाफ के लिए भी बहुत आस-पास रहना बहुत आसान हो जाता है कि मतलब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है दूसरा है जो पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए भी कन्वीनिएंट पड़ता है, क्योंकि लोग पहले अपनी कन्वीनियंस देखने की सोचते हैं, ठीक है? जबकि ये गलत थॉट प्रोसेस है। हमेशा डॉक्टर को देखना चाहिए कि डॉक्टर किस तरह का ट्रीटमेंट करता है, किस तरह की सर्विसेज़ अवेलेबल है। दिस शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ हॉस्पिटल, बट लोग यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली वो लोग कन्वीनियंस को देखते हैं, ठीक है? वो दैट्स फाइन, आई कैन वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एनी हाउ एनी हाउ जितना अच्छा कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश्ड होगा, उतना अच्छा वो हॉस्पिटल के चलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अदरवाइज़ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है? बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पार्किंग फैसिलिटीज़ अब तो इनफैक्ट कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं, ईडीएमसी और एसडीएमसी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने जो पार्किंग है फ्री की हुई है, जबकि एनडीएमसी न्यू दिल्ली नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मतलब वो कर रखा है इसको, मतलब इसको कह रखा है कि मतलब इसकी ज़रूरत मतलब फ्री नहीं है, वो उसको लिए पे करना पड़ता है। सब मॉल्स की बात बता रहा हूँ, मॉल्स में भी फ्री होता है और हॉस्पिटल्स में भी फ्री होता है, ईडीएमसी और एसडीएमसी के अकॉर्डिंग में, ठीक है? तो पार्किंग फैसिलिटी जो है वो फ्री है, फ्री होती है ईडीएमसी और एसडीएमसी में, एनडीएमसी में नहीं है। तो पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं होगा फ्रॉम द अथॉरिटीज़ अगर वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। जितने बेड का हॉस्पिटल है, उस हिसाब से अगर आपके पास पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल का नक्शा पास ही नहीं होगा। Availability of the public utilities like metro, like buses, like food stalls, public facilities uh, like toilets, like जो ये आसपास अवेलेबल होंगे, तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। प्रॉपर एलिवेशन फॉर ड्रेनेज एंड जनरल सैनिटरी, प्रॉपर एलिवेशन फॉर ड्रेनेज एंड जनरल सैनिटरी मेजर्स, मतलब ड्रेनेज के लिए प्रॉपरली उसको उठाया गया है कि नहीं गया है, मतलब उस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, जिसमें कि ड्रेनेज और जनरल सैनिटरी मेजर्स को, ड्रेनेज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बारिश का पानी भी आता है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि फ्लडिंग हो जाए और सारा हॉस्पिटल के अंदर ही पानी घुस जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? फ्रीडम फ्रॉम स्मोक, नॉइज़, वेपर्स एंड अदर अनाउंसेस, तो ये सारी चीज़ें, स्मोक, नॉइज़ से तो हीलिंग डिले होगा, ये हम सभी जानते हैं, स्मोक से भी, नॉइज़ से भी, वेपर्स से भी, कोई भी किसी तरह की ड्रिलिंग ड्रिलिंग नॉइज़ हो रही है, कुछ भी हो, ठीक है? हमेशा जब भी हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए, तो उस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि हमको फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, फ्यूचर में एक्सपेंशन के हिसाब से हमें बनाना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन, कई सारे हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे अपना हॉस्पिटल के 2-3 फ्लोर्स बना लिए, ठीक है? उसके ज़्यादा वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते, पहले वो वहाँ तक चलने लगे, फिर अपने 3rd फ्लोर बना लिया, फिर 3rd फ्लोर चलने लगा, फिर 4th बना लिया, फिर 4th चलने लगा, फिर 5th बना लिया, फिर इधर साइड में लेफ्ट और राइट जो है वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से ही बनाया जाना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ मोर इकोनॉमिकली वायबल। मोटा-मोटा उन्हें लगा कर के छोड़ दो, ताकि क्या है, मोटी-मोटी बिल्डिंग बना के छोड़ दो। मेन बात ये है कि उसका आस-पास में चीज़ें सही और सीधी रहें, उस बात का हमें ध्यान रखना है, और वो धीरे-धीरे करके ही ग्रो करना चाहिए। हमें डायरेक्टली एक साथ सारा हॉस्पिटल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमेशा फ्यूचर एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू द नीड ही किया जाना चाहिए। टोटल कॉस्ट हॉस्पिटल की, ये पहले से दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जितने बेड्स का हॉस्पिटल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 टू 1.5 करोड़ पर बेड के हिसाब से हो जाता है। अगर सपोज़ करो 100 बेडेड का हॉस्पिटल है, तो 100 से 150 करोड़ रुपए तक लगेंगे। ठीक है? अगर 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, 1000 बेडेड, तो
100,000 से लेके 1500 करोड़ तक के बीच में लगेगा। जैसे जैसे बेड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कॉस्ट पर बेड कम होता जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडी, एरियाज मस्ट हैव क्लियर सनशाइन, कि आसपास में जो है धूप अच्छे से आनी चाहिए, आसपास बिल्डिंग्स को अवॉइड करनी चाहिए, ट्रीज होनी चाहिए, बिकॉज पेशेंट्स को ट्रीज दिखना इज अ हीलिंग फैक्टर, सन दिखना इज अ हीलिंग फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हील करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट अगर उसके आसपास कोई वाटर बॉडी है, जैसे इफ यू सी हिंदुजा हॉस्पिटल इन इन मुंबई, वहाँ के बिल्कुल सामने देखेंगे तो बिल्कुल सामने बहुत अच्छा सी व्यू दिखता है। तो पेशेंट के लिए बहुत ही सूदिंग होता है, उनको सी व्यू दिख रहा होता है दूर दूर तक, तो उनको हीलिंग में हेल्प करता है। नेचर के जितनी पास हम ले जा सके उतना पास ले जाना चाहिए। दैट्स हाउ इट इज। क्लाइमेट शुड बी मॉडरेट, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी ना हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सर्दी और गर्मी में कम्युनिकेशन ऐप पर होता है, और इस वजह से ओवरऑल पेशेंट का हेल्थ केयर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जैसे कहीं पे लैंडस्लाइड नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। वो क्या बोलते हैं, स्नोफॉल ना हो कि भाई रास्ता ही बंद हो जाए, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। तो इन बातों का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखें। एक्सट्रीम वेदर्स को ना आते हो वहां पे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। नो, 5 minutes please, I'll just come back in 5 minutes.
सो सो अच्छा, तो वहाँ आसपास कोई नॉइज वगैरह नहीं हो रहा, फ्रेश एयर होनी चाहिए। अगर एयर पोल्यूशन है आसपास में तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। There is a new index for the Delhi and the NCR hospital that is coming up. That is uh, that is IAQ. That is internal air quality. Internal air quality hospital की regularly monitor की जानी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा पेशेंट्स को, और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये हॉस्पिटल स्टाफ को जो रेगुलरली उस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली फॉर पेशेंट्स एज वेल एज द हॉस्पिटल स्टाफ। हैवी ट्रैफिक से दूर होना चाहिए, बिकॉज ट्रैफिक की नॉइज इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट हैम्पर्स द हीलिंग। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर है कि नहीं है, इस बात का देखना पड़ेगा। जो सब स्टेशन आसपास में होना चाहिए। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए तीनों फेजेस की इलेक्ट्रिकल सप्लाई होनी चाहिए। और इसका बेड क्या होता है, 1 किलोवाट पर बेड पर डे के हिसाब से। ठीक है, हॉस्पिटल की अपनी डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन होना चाहिए, और हमेशा स्टैंड बाय में जनरेटर रहना चाहिए। डीजल ऑपरेटेड या पेट्रोल ओरिएंटेड ऑपरेटेड जो भी है वो होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इन केस अगर देर इज अ पावर फेलियर इन द इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, सो हॉस्पिटल की जो क्रिटिकल सर्विस है, जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, वो हैम्पर ना हो। जैसे आपको याद होगा, नॉर्दर्न ग्रिड इन 2012, नॉर्दर्न ग्रिड पूरी की पूरी देर वाज अ कंप्लीट फेलियर, और पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न रीजन में 3-4 दिन तक कोई लाइट नहीं थी। ठीक है, तो इसका क्या था, स्टैंड बाय जनरेटर, जनरेटर रखा होना चाहिए हमेशा। वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ डीप डीप टेबल सब सॉइल वाटर होना चाहिए, ताकि क्या है, बोरवेल करके वो निकाला जा सके। बट ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। कई सिटी में डायरेक्टली बोरिंग करना अलाउड नहीं होता है, बट कई सिटीज में इसको किया जाता है। ठीक है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 400 लीटर्स पर बेड पर डे। गुड मेंटेन सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, 300 to 400 लीटर पर बेड पर डे। ठीक है, इजी एक्सेस टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि भाई जो भी सीवेज निकल रहा है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके भेजा जाए। मैं इसको समझा देता हूँ। बेसिकली ये होता कैसे है कि हॉस्पिटल में जो भी वाटर वाटर रिलेटेड वेस्ट वाटर निकला, वो पहले हॉस्पिटल के अंदर ही स्टोर होगा। फिर वहीं पर उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट किया जाएगा मतलब जो इन्फेक्शियस जो सीवेज है उसको नॉन इन्फेक्शियस किया जाएगा, उसमें कुछ केमिकल्स डाल के। जब वो ट्रीट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट, जब वो ट्रीट हो जाएगा तो उसके बाद उस वाटर को नॉर्मल नॉर्मल ड्रेनेज में बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, और इस बात का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान, इसको बोलते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज इससे पूरी कम्युनिटी के अंदर इंफेक्शन फैल सकता है, एंड इट हैज अ सीवियर पेनल्टी टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल बंद भी किया जा सकता है। ओके, फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल नियर बाय, ये होना चाहिए। बट मैं आपको क्लियरली बता दूं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल के 75 किलोमीटर के अंदर ये हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल किया जाना चाहिए। इसके लिए एक एजेंसी होती है, वो ही डेडिकेटेड एजेंसी होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और उन्हीं इसी फैसिलिटी को ये एजेंसी ही लेकर के जाएगी आपसे, डेली आपसे कलेक्ट करेगी, देखेगी कितना किलो आपने जनरेट किया है, उतने किलो का आपको वो देगी कि भाई इतना आपने जनरेट किया। आपको भी इसका रिकॉर्ड रखना होता है प्रॉपरली, और अगर नहीं रखते, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये आता है। और ये अभी 2016 में रिवाइज हुए थे, फिर 2019 में भी रिवाइज हुए थे दोबारा से। इनफैक्ट 2020 में इनकी गाइडलाइंस आई थी कोविड पेशेंट्स का कैसे करना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
डिस्पोजल जो है वो बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए, ठीक है। और उनके साथ में टाई अप करना कंपलसरी है। आप जहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको उसको स्टोर करके रख रहे हैं, उसको प्रॉपरली लॉक्ड होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, स्पिलेज नहीं होनी चाहिए, ये बात का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसके अपने रूल्स होते हैं कंप्लीटली, वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का आपका जो रहेगा उसमें आप देख लीजिएगा। अगर रेल रेल सिस्टम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बस सिस्टम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जैसे जेपी हॉस्पिटल का इफ आई टेल यू, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हुआ। उस हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ी कमी यही है कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेरी पुअर। 24 आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर जिन हॉस्पिटल्स के पास में नहीं होता उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, बट एनी हाउ, नियर बाई टेलीफोन एक्सचेंज लाइन विद एडिक्वेट नंबर ऑफ पेयर्स, टेलीफोन एक्सचेंज लाइन होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। ये पुराना है, आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनली ही होता है, ठीक है। इजी एक्सेस टू ट्रांसमिशन टावर्स फॉर अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग ये किया जाना चाहिए इस चीज में। प्रोजेक्ट आउटलाइन क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया जाना है, ये हमें प्रॉपरली प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया जाना चाहिए, उसके बाद उसका अप्रूवल लिया जाना चाहिए, रिसोर्स एलोकेट किया जाना चाहिए। कौन करेगा? स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी और एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी इस बात को देखेंगे, ठीक है। टेंडरिंग एंड अवार्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रोजेक्ट आउटलाइन में क्या होना चाहिए? वाई टू अंडरटेक, क्यों लेना है? ये जस्टिफाई स्टैटिस्टिक्स की भाई जैसे इतने पेशेंट्स हमारे वापस जा रहे हैं या इतने पेशेंट यहाँ लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो उस चीज को देख के हमें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। हाउ पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट, कैसे लोगों को फायदा होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट बाय लोकल पीपल, मिनिमाइज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज का प्रोजेक्ट का साइज को मिनिमम साइज का रखना पड़ता है। डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल, इस पर्टिकुलर चीज में डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल, इस पे ना कई कई एजेंसीज होती हैं जो सिर्फ ये आपको डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती हैं। दे चार्ज हेविली आउट ऑफ इट, आई थिंक 6-8 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ इस बात पे कि यहाँ कहीं पर कोई हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको बोलते हैं डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाउ पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट बाय लोकल पीपल, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल में साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइज, कौन कौन सी सर्विसेज हमें शुरू करनी है, जनरल स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी सर्विस शुरू करनी है हमको, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगेगा, रिकरिंग कॉस्ट कितनी होगी, कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, रिकरिंग कॉस्ट, ओपेक्स बोलते हैं इसको, ओपेक्स इन कैपेक्स। प्रोजेक्ट अप्रूवल, once the project is prepared it should be sent to authorities for administrative approvals indicating the approximate capital cost। इसका अप्रूवल लेना पड़ता है कि कितना अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होगा, ठीक है। once the administrative approval is received and the proposal is made for financial sanction, an expenditure finance committee memo is prepared, EFC memo is placed before the standing finance committee में कितना एक्सपेंडिचर होगा इन टोटल, कैसे कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल ब्यौरा बनता है और is placed before the standing finance committee for the finance sanction। फिक्स्ड कॉस्ट, फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्निशिंग के लिए, इन इक्विपिंग द हॉस्पिटल, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। रिकरेंट कॉस्ट क्या है? सैलरीज हो गई, लोन्स हो गए, जो इंटरेस्ट हो उनका देना पड़ता है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्निशिंग एंड इक्विपिंग द हॉस्पिटल। Financial consideration must take precedence over every other
कंसिडरेशन की। कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई फाइनेंस का कंसिडरेशन लेना चाहिए कि भाई कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना पैसा कब खर्च होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपिंग एंड फर्निशिंग ऑफ द हॉस्पिटल के लिए कितना पैसा लगेगा, ऑपरेटिंग फंड्स के लिए कितना पैसा लगेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस के कितना चाहिए होता है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब इसके दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। हमें लोन फिक्स्ड कैपिटल के लिए कितना चाहिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल तो मतलब जैसे हमने मशीन खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, फिक्स कैपिटल हो गया मेरा। वर्किंग कैपिटल मतलब अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज देना है, तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया। तो अब हम फिक्स्ड कैपिटल कितना लोन ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कितना लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ता है। प्लान फॉर रेवेन्यू जनरेशन कहाँ कहाँ से आएगा, जैसे पेशेंट से फीस ले ली, बेड चार्जेस ले लिए, जो भी अदर मोड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस है वो देखा जाता है। लैंड एक्विजिशन, लैंड परचेज, लैंड क्लियरेंस एंड नॉन encumbrance certificate, change of land use, agriculture, residential, rural, urban, activities, registration and transfer, departmental clearance for land use, rural development authority, अर्बन का अर्बन में होगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एक हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, अलग अलग। जैसे आजकल कई स्टेट्स में जिसमें कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इनैक्ट हो गया है, इनैक्ट हो चुका है, वहां पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चाहिए होता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट में के तहत होना चाहिए। हरियाणा के अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। Design of construction, number of floors, facility for each floor, designing of OPD, emergency indoors, OT and investigation facilities, supportive and ancillary services, space for expansion, कितना space है, auxiliary areas मतलब extra जो added area चाहिए होते हैं, parking, canteen, dispensary, mosque नहीं mortuary होगा, ये गलती से लिख गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबका कंस्ट्रक्शन प्लान को हमें we have to look out for. Ancillary services refers to the wide range of healthcare services provided to support the work of a primary physician. These services can be classified into three categories: diagnostic, therapeutic, and custodial. Diagnostic services include laboratory, radiology, genetic testing, diagnostic imaging, and more. Support services are departments within our hospital which carry out much of the behind the scenes work, like food to the patients, clean and the safe hospital, security of the hospital. मास्टर प्लान ओवरऑल साइट को डिसाइड करना पड़ता है, डिपार्टमेंट की बाउंड्रीज, कितने एंट्री पॉइंट्स हैं, कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन लिफ्ट्स का ऊपर नीचे का क्या सिस्टम है, कैसे है, ठीक है। इन सब बातों का इंटर डिपार्टमेंटल कॉरिडोर्स कैसे हैं, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल जोन्स, एनर्जी कंजर्वेशन, फ्यूचर साइट डेवलपमेंट, appropriate wayfinding, services master plan, project decision, outline brief, opportunity and constraints, options considered, evaluation criteria, recommended options, executive summary, and so this should all be included in the master plan. Master plan सबसे पहले बनाया जाना चाहिए और लास्ट तक हमें मास्टर प्लान में स्टिक करना चाहिए, बट बीच बीच में अगर कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जो मास्टर प्लान, तो मास्टर प्लान हमारे पास एक रेडी रेटनर रहता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें करना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त कई सारी चीजें ऐसी इमर्ज हो सकती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को चेंज कर सके। नर्सिंग यूनिट के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट कितना है, 250 से 800 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से। नर्सरी के लिए कितना है, 12 to 18।
डिलीवरी के लिए कितना है 15 से 20, ऑपरेशन थिएटर के लिए कितना है 30 से 50 स्क्वायर फीट पर बेड। दैट मीन्स अगर मेरा 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो 300 से 500 स्क्वायर फीट मुझे चाहिए अलग से। किस चीज के लिए चाहिए मेरे को, ऑपरेशन थिएटर के लिए। फिजिकल मेडिसिन के लिए 12 से 18, रेडियोलॉजी के लिए 25 से 35। दैट मीन्स अगर मेरा 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो 250 से 350 रेडियोलॉजी होना चाहिए और 250 से 350 स्क्वायर फीट का एरिया लैब के लिए होना चाहिए। फार्मेसी के लिए कितना हो गया, वो 400 स्क्वायर। अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो 40 से 60 स्क्वायर फीट, और 1000 बेडेड है तो 400 से 600 स्क्वायर फीट। CSSD मतलब क्या होता है, दैट इज सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। डाइटरी डिपार्टमेंट एंड मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए सबके अलग अलग दिया हुआ है। जैसे हाउसकीपिंग के लिए कितना हो गया 4 to 5, लॉन्ड्री के लिए कितना हो गया 12 से 18, मैकेनिकल इंस्टॉलेशन के लिए कितना हो गया 50 से 70, मेंटेनेंस वर्कशॉप जो होती है कि अगर कुछ बेड वेड खराब हो जाए या कुछ और भी चेयर वगैरह खराब हो जाए तो उनको ठीक करने के लिए। स्टोर्स, स्टोर्स के लिए कितना होना चाहिए 25 से 35, पब्लिक एरियाज के लिए 8 से 10, स्टाफ फैसिलिटी 10 से 15, एडमिनिस्ट्रेशन 40 से 50, टोटल 567 टू 7 सर्कुलेशन एरिया कितना होना चाहिए। सर्कुलेशन कितना, दो क्या होता है सर्कुलेशन, दो तरीके का होता है। एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब एक ही फ्लोर पे अगर मैं जा रहा हूँ तो जाने के लिए मुझे कॉरिडोर चाहिए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। और अगर मेरे को ऊपर नीचे जाना है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन, जिसके के लिए लिफ्ट्स काम करती है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स वी कैन कंक्लूड फॉर द डे। हेलो हाँ जी अभिषेक पूछिए। सर, एक क्वेश्चन था। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर और नर्स रेशियो कितना होना चाहिए? वो आएगा वो देखेंगे, हम बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, उसके नॉर्म्स होते हैं। जैसे क्या होता है, एक जनरल वार्ड होता है, तो जनरल वार्ड के लिए 6 बेड्स पर एक नर्स होनी चाहिए। अगर आईसीयू ओके। है तो एक बेड पे एक नर्स होनी चाहिए वेंटिलेटर के, अगर आईसीयू विद वेंटिलेटर है। और आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर है तो 2 बेड्स पे एक नर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्म्स है, इनको INC नॉर्म्स बोलते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नॉर्म्स हैं ये उनके हम्म, अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो आएगा अभी ना। ठीक है, वो वो सारी की सारी चीजें। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, और कुछ एनीथिंग एल्स। चलिए ठीक है, तो फिर वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।